हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पीके क्लासेस में। दोस्तों, आज हम एक ऐसे हिंदू राज्य के बारे में पढ़ेंगे जो दिल्ली सल्तनत के इस्लामी शासन काल में स्थापित हुआ और मुगल काल में शाहजहां के समय तक अस्तित्व में बना रहा। यानी कि लगभग 300 वर्षों तक ये हिंदू राज्य कायम रहा। वो भी कब? जबकि दिल्ली में इस्लामी शासन की सत्ता थी। तो चलिए पढ़ते हैं आज विजयनगर साम्राज्य। जी हाँ दोस्तों, नाम आपने जरूर सुना होगा, विजयनगर साम्राज्य। आज हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ये दक्षिण भारत में स्थापित एक शक्तिशाली हिंदू राज्य था। अब हम एक एक करके क्रम से इसके बारे में जानेंगे कि इसकी कब स्थापना हुई, कौन कौन इसके शासक हुए और किस किस वंश के थे, क्या क्या महत्वपूर्ण घटनाएं हुई जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं और लोग अक्सर इसको छोड़ देते हैं या चीज़ें कम समझ में आती हैं और जब यहाँ से प्रश्न आते हैं तो छोड़ देते हैं। आज हम इसको गहराई से जानेंगे और समझने में आसानी होगी। ऐसे इस तरीके से इसको पढ़ेंगे। विजयनगर राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का दो भाइयों ने मिलकर की थी और ये स्थापना हुई थी 1336 ईस्वी में। हरिहर बुक्का, ये भी आपने नाम सुना होगा, लेकिन ये कौन थे, कहाँ के थे, ये हम जानेंगे आज। हरिहर बुक्का 5 भाई थे। हम अक्सर दो के ही नाम पढ़ते हैं और इनके जो पिता का नाम था संगम था। ये वारंगल के काकतीय वंश के सामंत थे। अब आप कहेंगे इतना डिटेल में पढ़ने की क्या जरूरत है। देखो, अभी डिटेल में जब पढ़ेंगे तो सारी लिंक आपकी जुड़ती जाएंगी और चीजें क्लियर होंगी। कैसे? पिछले वीडियो में हमने जाना था कि मोहम्मद बिन तुगलक, जौना खान ने यानी मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने पिता गयासुद्दीन तुगलक के शासनकाल में जब वारंगल पर अभियान किया था और उसने वारंगल को जीतकर दिल्ली सल्तनत में मिलाया था, उस समय वहां से इन दोनों भाइयों को पकड़कर दिल्ली ले आया था। इन दोनों भाइयों को, हरिहर और बुक्का को, यहाँ इनसे इस्लाम कबूल करवाया। बाद में जब मोहम्मद बिन तुगलक स्वयं सुल्तान बना तो दक्षिण भारत में एक विद्रोह को दबाने के लिए इन दोनों भाइयों को दक्षिण भारत में भेजा और उस समय तक दिल्ली प्रशासन शिथिल हो चुका था। यानी कि दूर दराज के प्रांतों पर इसका जो प्रभुत्व था वो बहुत ज्यादा मजबूत नहीं था और इस शिथिलता का लाभ उठाकर इन्होंने दक्षिण भारत में तुंगभद्रा नदी के दक्षिणी तट पर विजयनगर या विद्यानगर, जिसको वर्तमान में हम्पी या हस्तिनावती कहते हैं, इसकी स्थापना की। ओह, ये बहुत सारे नाम बता दिए। जी हाँ, विजयनगर चर्चित नाम है। इसको विद्यानगर भी कहा जाता था। वर्तमान में इसको हम्पी या हस्तिनावती कहा जाता है। आप लोग ये चारों नाम याद रखना। कौन कौन से? विजयनगर, विद्यानगर, हम्पी और हस्तिनावती। वर्तमान में ये कर्नाटक राज्य में पड़ता है। वर्तमान में कहाँ पड़ता है ये? कर्नाटक राज्य में। इस विजयनगर की पूरे शासनकाल में यानी 300 वर्षों में 4 राजधानियां रहीं, जिनके क्रम से नाम में सबसे पहले रही अनेगोंडी, फिर विजयनगर, फिर वेनुगोंडा और उसके बाद चंद्रगिरी। ये दोनों भाइयों को मोहम्मद बिन तुगलक ने इस्लाम कबूल करवाया था, लेकिन ये दक्षिण भारत गए, इन्होंने वापस अपना राज्य स्थापित किया। तो दो हिंदू धर्माचार्य थे, एक विद्यारण्य और एक शायण। दोनों के नाम याद रखना। इनके प्रभाव में आकर इन्होंने वापस हिंदू धर्म स्वीकार किया, हिंदू धर्म में सम्मिलित किया, इनका शुद्धिकरण किया और इन्हीं की प्रेरणा से ही इन्होंने अपने राज्य को स्थापित किया। तो प्रश्न पूछा जाता है कि किसकी प्रेरणा से ये वापस हिंदू बने या विजयनगर की स्थापना की? तो विद्यारण्य और शायण, ये इनके गुरु भी थे। अब इस विजयनगर में किन किन वंशों ने शासन किया वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं संगम वंश। हरिहर और बुक्का संगम वंश के थे। ये यादव परिवार के चंद्रवंशी शासक संगम के पुत्र थे और इनके पिता यानी संगम के नाम पर ही इस वंश को संगम वंश कहा जाता है और ये वंश चला है 1340 से 1486। इसमें आप ये सन और इस टाइम पीरियड पर विशेष ध्यान ना दें।
जहां मैं बताऊंगा सिर्फ वहीं देना है। बस इनके वंश के क्रम याद रखना कि पहले चला संगम वंश और शुरू कब से हुआ 1336 में, इतनी चीज याद रखना। पहले शासक हरिहर और बुक्का, इन शासकों के नाम, क्रम और ये शासक किस वंश के थे ये याद रखना। सन के चक्कर में नहीं पड़ना, विशेष रूप से जहां मैं बताऊं वहां जरूर याद रखना। तो सबसे पहला शासक होता है हरिहर प्रथम 1336 से 1356। इस समय हरिहर और बुक्का दोनों ही भाइयों ने मिलकर शासन किया, लेकिन जो राजा बना था वो हरिहर प्रथम था और इसकी मृत्यु के बाद बुक्का प्रथम बनता है। हरिहर के समय क्या महत्वपूर्ण घटना घटी? हरिहर ने होयसल राज्य को विजयनगर में मिलाया। सिर्फ महत्वपूर्ण तथ्य शामिल किए गए हैं, इन्हें बार बार पढ़ना और क्रम से पढ़ना, चीजें याद हो जाएंगी, घबराने की जरूरत नहीं है। हरिहर ने होयसल राज्य को विजयनगर में मिलाया। हरिहर होयसल, हा 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 हा। हरिहर ने होयसल राज्य को विजयनगर में मिलाया। बस इसकी एक घटना याद रखना। हरिहर की मृत्यु के बाद बुक्का प्रथम शासक बना। बुक्का प्रथम के समय क्या हुआ? इसको दो मोर्चों पर युद्ध करना पड़ा। विजयनगर के उत्तर में था बहिमनी राज्य, तो बुक्का ने बहिमनी राज्य से संघर्ष किया। बहिमनी राज्य से बुक्का ने स्वयं, और जो विजयनगर के दक्षिण में पड़ता था मदुरा राज्य, मदुरा राज्य के विरुद्ध इसने अपने पुत्र कंपन को भेजा। यानी बहिमनी राज्य से संघर्ष बुक्का ने स्वयं किया और दक्षिण में मदुरा से संघर्ष के लिए अपने पुत्र को भेजा और मदुरा को जीतकर विजयनगर में मिला लिया गया। ये बुक्का प्रथम की महत्वपूर्ण सफलता थी। हरिहर ने होयसल को मिलाया और बुक्का ने मदुरा को जीतकर विजयनगर में मिलाया। ऐसे धीरे धीरे विजयनगर का साम्राज्य बढ़ता गया। बुक्का प्रथम ने एक और सफलता हासिल की। बहिमनी शासक मोहम्मद शाह प्रथम से युद्ध किया और उससे रायचूर दोआब क्षेत्र को छीन लिया। ये विजयनगर और बहिमनी में युद्ध का बहुत ही महत्वपूर्ण कारण ये रायचूर दोआब क्षेत्र हमेशा रहा है। दोआब क्षेत्र क्या होता है? दो नदियों के बीच का उपजाऊ क्षेत्र। तो ये रायचूर दोआब था वो कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच का क्षेत्र था। और दोस्तों उपजाऊ क्षेत्र जहाँ होगा उसके पीछे लड़ाई तो होना स्वाभाविक है और यही बात यहाँ दोनों राज्यों के बीच होती रही। तो कभी कोई जीता कभी कोई जीता। देखते हैं क्रम से। तो बुक्का प्रथम ने मोहम्मद शाह प्रथम को हराकर रायचूर दोआब क्षेत्र को अपने अधिकार में कर लिया। बुक्का प्रथम स्वयं को हिंदू धर्म का बहुत बड़ा संरक्षक मानता था और इसलिए इसने उपाधि धारण की थी वेद मार्ग प्रतिष्ठापक। ये प्रश्न पूछा जाता है कि वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि किसने धारण की? वेद मार्ग बुक्का प्रथम, व ब वेद मार्ग प्रतिष्ठापक बुक्का प्रथम। उसने हिंदू धर्म की सुरक्षा का दावा किया, किंतु उसके शासनकाल में बौद्ध, जैन, ईसाई और मुसलमानों को भी अपने धर्म के पालन की पूर्ण स्वतंत्रता दी गई थी। ये एक महत्वपूर्ण बात है कि ये हिंदू धर्म का संरक्षक था, हिंदू धर्म आधारित राज्य था, लेकिन अन्य धर्मों को उनके धर्म के पालन की पूर्ण स्वतंत्रता थी। यानी धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई, जो कि मुस्लिम शासकों में बहुत कम देखने को मिलती है उस समय की। 1377 ईस्वी में बुक्का प्रथम की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद जो अगला सुल्तान बनता है वो सुल्तान नहीं, शासक, राजा, वो बनता है हरिहर द्वितीय। ठीक है, क्रम कैसे? पहले हरिहर प्रथम, बुक्का प्रथम, फिर हरिहर द्वितीय। ठीक है, हरिहर का काम यहाँ खत्म। हरिहर द्वितीय ने दो जगहों को जीता। हरिहर द्वितीय ने दो जगहों को जीता। कौन कौन सी? बेलगांव और गोवा। समझ गए दोस्तों? द्वितीय ने दो जगहों को जीता, बेलगांव और गोवा को। उसके बाद शासक बनता है देवराय प्रथम, उसके बाद देवराय द्वितीय। तो ऐसी चीजें क्रम से याद रखना। हरिहर प्रथम, बुक्का प्रथम, फिर हरिहर द्वितीय, देवराय प्रथम। अब हम देवराय प्रथम के बयान। देवराय प्रथम के समय क्या हुआ? बहमनी शासक ताजुद्दीन फिरोज, ये नाम याद रखना। अभी बहमनी राज्य हम जब पढ़ेंगे तो बहमनी के सभी शासकों को क्रम से पढ़ेंगे, फिर आपको चीजें और क्लियर हो जाएंगी कि कब कब किस किस के मध्य युद्ध हुए और उसके परिणाम क्या रहे। तो देवराय प्रथम के समय फिरोज
ताजुद्दीन फिरोज ने इस पर आक्रमण किया, लेकिन ताजुद्दीन फिरोज जीता और देवराय प्रथम हारा। हारने के पश्चात देवराय प्रथम को 10 लाख रुपए का हर्जाना देना पड़ा और अपनी पुत्री का विवाह भी फिरोज से करना पड़ा। और जब विवाह किया तो दहेज भी दिया गया, और दहेज में क्या दिया? वही रायचूर दोआब क्षेत्र जिसको बुक्का प्रथम ने बहमनी साम्राज्य से छीना था या जीता था। वो रायचूर दोआब का क्षेत्र वापस बहमनी के पास चला गया। किसके समय में? देवराय प्रथम के समय में। इसने किस राज्य को जीता? पानागल क्षेत्र को इसने जीता। लेकिन इसकी जो सबसे महत्वपूर्ण और महान उपलब्धि मानी जाती है वो है सिंचाई परियोजनाएं। इसने बहमनी राज्य में सिंचाई की पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध कराई। कैसे? इस महत्वपूर्ण बांध तुंगभद्रा नदी पर इसने एक बांध बनाया जहां से विजयनगर की सिंचाई के लिए नहरें बनवाई गई। तो ये प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि तुंगभद्रा नदी पर बांध किसने बनवाया था? तो देवराय प्रथम। किसने? देवराय प्रथम ने तुंगभद्रा नदी पर बांध बनाकर विजयनगर के लिए नहरें निकलवाई थी। इसके दरबार में तेलुगु कवि श्रीनाथ थे। श्रीनाथ, इसको श्रीनाथ कर देना। कौन थे? श्रीनाथ थे। ये श्रीनाथ देवराय द्वितीय के समय में भी उपलब्ध रहते हैं। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये है कि देवराय प्रथम के समय इटली का यात्री निकोलो कॉन्टी विजयनगर की यात्रा पर आया था। कई बार पूछा जाता है निकोलो कॉन्टी किसके समय विजयनगर आया था? तो देवराय प्रथम के समय। और देवराय द्वितीय के समय अब्दुल रज्जाक आया था ईरान का। ऐसे एक साथ दोनों चीजें पढ़ा करो, किसके समय क्या, ताकि चीजें हौच-पौच ना हो। निकोलो कॉन्टी किसके समय आया था? देवराय प्रथम के समय। अब्दुल रज्जाक देवराय द्वितीय के समय। अभी हम उसको भी पढ़ेंगे। अगला जो शासक बनता है वो बनता है देवराय द्वितीय, जिसकी अभी हम बात कर रहे थे। और ये संगम वंश का सबसे महान शासक था। सिर्फ संगम वंश का, ठीक है, पूरे विजयनगर साम्राज्य का नहीं, संगम वंश का। संगम वंश का सबसे महान शासक था देवराय द्वितीय। और सबसे महान था तो यहाँ से प्रश्न काफी बनते हैं, और कहाँ कहाँ से बनते हैं वो अभी हम आपको बताएंगे। इसके समय फिर से बहमनी शासक ताजुद्दीन फिरोज ने विजयनगर पर आक्रमण किया। एक बार जीत गया था देवराय प्रथम के समय, फिर से आक्रमण कर दिया, लेकिन इस बार नहीं, क्योंकि इस बार शासक कौन है? देवराय द्वितीय, जो कि संगम वंश का सबसे महान शासक है। और ये देवराय द्वितीय से परास्त होकर वापस लौट गया। देवराय द्वितीय के समय अरबी यात्री अब्दुल रज्जाक 1443 में विजयनगर आया। अब्दुल रज्जाक, ठीक है, ये नाम याद रखना कि अरबी यात्री अब्दुल रज्जाक देवराय द्वितीय के समय भारत आया। और देवराय द्वितीय की उपाधियां ये बिल्कुल रट लेना, यहाँ से प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है कि गजबेटेकर की उपाधि किसको दी गई, इंद्र का अवतार किसको कहा जाता है, प्रोणदेवराय। ये उपाधियां याद रखना, प्रोणदेवराय, इम्माड़ी देवराय, गजबेटेकर जिसका अर्थ होता है हाथियों का शिकारी, इंद्र का अवतार, ये सभी उपाधियां दी गई हैं देवराय द्वितीय को। ये जो भारी भरकम शब्द, भारी भरकम उपाधियां बस ऐसे समझना किसी महान आदमी को दी गई होंगी। और ये संगम वंश का महानतम सुल्तान शासक देवराय द्वितीय। इसने और क्या किया? इसने कोंडाबीडू का राज्य जीता। किसने क्या क्या राज्य जीते ये मैं बताता जा रहा हूं, प्रश्न बने तो आप लगा देना, ताकि आप इसको याद रखना चीजें, ताकि आप लगा सकें। कोंडाबीडू का राज्य किसने जीता? देवराय द्वितीय ने। एक पुर्तगाली लेखक हैं नूनिच, ये लिखते हैं कि जो देवराय द्वितीय है, श्रीलंका, पुलिकट, वर्मा, मलाया, यहां से देवराय द्वितीय को कर मिलता था। इसका अर्थ ये हुआ कि ये राज्य देवराय द्वितीय के आधिपत्य में थे, यानी ये इसका आधिपत्य स्वीकार करते थे, तभी तो इसको कर देंगे, ठीक है। तो ये वक्तव्य किसका है ये भी याद रखना, और ये जगहें भी याद रखना। इसके समय में इसके दरबार में 34 कवि फले फूले। वाह, यानी कि इसने काफी कवियों और विद्वानों को संरक्षण दिया।
कुछ नाम याद रखना जो महत्वपूर्ण है। श्रीनाथ, चामरस, लक्कन्ना। श्रीनाथ चामरस लक्कन्ना इसके दरबारी कवि थे। कभी पूछ लिया कि लक्कन्ना किसके दरबार का कवि था, तो देवराय द्वितीय। कौन सा देवराय द्वितीय? भाई जो संगम वंश का सबसे महान शासक था। तो महान व्यक्ति ऐसे महान काम करते हैं कि कवियों को दरबार में रखेंगे, बड़ी बड़ी उपाधियां लेंगे, हैं। ऐसी ये चीजें याद रखना। अपने दिमाग में एक छवि, भूमिका बनाया करो, एक चित्र जैसा बनाने की कोशिश किया करो, तो इतिहास बोरिंग नहीं लगेगा और आपको चीजें याद होती जाएंगी। अगला जो शासक बना मल्लिकार्जुन, उसके बाद विरूपाक्ष राय। इनके बारे में बहुत कुछ नहीं है, बस एक आध लाइन। मल्लिकार्जुन के समय चीनी यात्री माहुआन विजयनगर आया। इसके समय विजयनगर का पतन प्रारंभ हो गया था। जो इस वंश का अंतिम शासक है वो विरूपाक्ष राय, संगम वंश का अंतिम शासक। और इसके बाद जो आता है वो है सुलभ राजवंश। ठीक है, अब सुलभ राजवंश में कौन कौन शासक हुए? दो शासक के नाम पढ़ेंगे, सुलभ नरसिंह, इम्माडी नरसिंह। लेकिन एक नाम और पढ़ने को मिलता है, नरसा नायक। ये कौन था? चलिए जानते हैं, अभी हम बताते हैं। सुलभ नरसिंह कौन था? संगम काल के जो शासक थे, यानी संगम शासकों और सुलभ नरसिंह यानी इसके वंश के मध्य घनिष्ठ संबंध थे, और सुलभ नरसिंह के मध्य भी घनिष्ठ संबंध थे, यानी ये इनका कोई विरोधी नहीं था। लेकिन जब संगम वंश के अंतिम जो शासक थे, उनकी निष्क्रियता को देखकर सुलभ नरसिंह ने 1486 में सिंहासन हड़प लिया और स्वयं शासक बन गया। इस घटना को विजयनगर के इतिहास में प्रथम बलापहार कहा जाता है। अब प्रश्न पूछ लिया गया कि विजयनगर के इतिहास में प्रथम बलापहार किसे कहते हैं, और 4 घटनाएं दी जाएंगी। तो सही जवाब क्या होगा? सुलभ वंश की स्थापना या सुलभ नरसिंह द्वारा सिंहासन हड़प लेना। ये क्या हुआ? प्रथम बलापहार, यानी विजयनगर में जो पहला वंश परिवर्तन हुआ वो प्रथम बलापहार हो गया। और संगम, सुलभ, तुलुभ, अरविदु, ये भी क्रम याद रखना। आप जब बार बार क्रम से बोलेंगे ना तो चीजें उसी क्रम से याद होंगी। संगम, सुलभ, तुलुभ, अरविदु। संगम पढ़ लिया, अब हम सुलभ पढ़ रहे हैं। सुलभ का सुलभ नरसिंह, इसके बाद इम्माडी नरसिंह। सुलभ नरसिंह का ये पुत्र था इम्माडी नरसिंह। लेकिन इम्माडी नरसिंह क्या था? अवयस्क पुत्र था, यानी जब ये छोटा था तभी सुलभ नरसिंह की मृत्यु हो गई थी। तो जब ये अवयस्क था तो इसका लाभ उठाया नरसा नायक ने। नरसा नायक इसका संरक्षक बन गया और समस्त सत्ता अपने हाथों में ले ली। लेकिन इसने इसके समय विजयनगर और शक्तिशाली हुआ। कैसे? कि नरसा नायक बहुत ही शक्तिशाली शासक सिद्ध हुआ। कैसे? इसने चोल, चेर और पांड्य, चोल, चेर और पांड्य राज्यों को जीतकर विजयनगर में मिला लिया। इस तरह विजयनगर की सीमाएं और विस्तार को प्राप्त हुई। इम्माडी नरसिंह जब वयस्क हुआ, जब ये छोटा था तब तो नरसा नायक लाभ उठाता रहा, लेकिन जब इम्माडी नरसिंह वयस्क हुआ तो ये अपना शासन जो चलाने लगे, ये सोचकर इसको पेनुकोंडा के किले में नजरबंद कर दिया गया और सर्वे सर्वा शासक कौन बना? नरसा नायक। जब नरसा नायक शासक बना तो वंश बदल गया। अब कौन सा वंश आया? तुलुव राजवंश। नाम याद रखना, तुलुव राजवंश। 1505 से 1570 ईस्वी। यहाँ सन याद रखना। क्यों रखना? क्योंकि इसी वंश में एक सबसे महत्वपूर्ण शासक होता है कृष्णदेव राय। विजयनगर का सबसे महान शासक कृष्णदेव राय। लेकिन तुलुव वंश की स्थापना किसने की? वीर नरसिंह ने। नरसा नायक की मृत्यु के बाद 1505 ईस्वी में इसका पुत्र वीर नरसिंह, इसने क्या किया? इम्माडी नरसिंह की हत्या कर दी। नरसा नायक ने क्या किया था? नरसा नायक ने इम्माडी नरसिंह को पेनुकोंडा के किले में नजरबंद कर दिया था। लेकिन जब नरसा नायक की मृत्यु हुई तो उसका जो पुत्र था वीर नरसिंह, उसने इम्माडी नरसिंह को हत्या कर दी। बोला अब तुम रास्ते से हटी जाओ
और हत्या करके सिंहासन पर अधिकार कर लिया और नया वंश तुलु वंश की स्थापना की। इस घटना को विजयनगर के इतिहास में द्वितीय बलापहार कहा जाता है, यानी दूसरी बार वंश परिवर्तन, दूसरी बार वंश का परिवर्तन हो। कैसे? पहली बार हुआ था तब कौन आया था? संगम से सुलभ वंश, दूसरी बार में सुलभ से तुलु वंश, तो ये द्वितीय बलापहार। वीर नरसिंह के बाद शासक बनता है कृष्णदेवराय। इनका पूरा समय याद रखना। कृष्णदेवराय का जो शासन काल है वो 1509 से 1529 ईस्वी तक, यानी 20 वर्ष का ये शासन काल याद रखना। इनके समय क्या क्या घटनाएं हुई, एक एक तथ्य याद रखना कि यहाँ से प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, ये विजयनगर साम्राज्य का महानतम शासक था। इसने गजपति शासक ये उड़ीसा वाले क्षेत्र में गजपति शासक थे, गजपति शासक से उदयगिरी को जीतकर विजयनगर में मिला लिया। बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह को हराया और वहां से रायचूर दोआब क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। ये रायचूर दोआब का क्षेत्र फिर आ गया सीन में, और इस बार किसके संदर्भ में है? बीजापुर। बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह के क्षेत्र से इसने रायचूर दोआब का क्षेत्र विजयनगर में मिला लिया। एक उपन्यास लिखा गया दोस्तों आंध्र भोज। अगर आपने कभी पेपर दिए हैं तो कभी न कभी ये नाम सुना होगा या प्रश्न पढ़ा होगा। आंध्र भोज की उपाधि किसको दी गई? तो किसको दी गई? कृष्ण देवराय को। और इस पर एक उपन्यास भी लिखा गया आंध्र भोज, और ये लिखा किसने है? तेजपाल सिंह धामा ने। ये नाम याद रखना, तेजपाल सिंह धामा ने इसके जीवन पर जो उपन्यास लिखा है वह आंध्र भोज, और आंध्र भोज किसको उपाधि भी दी, इसको कहा जाता है। एक ग्रंथ है अमुक्त माल्यद, ये इसने खुद लिखा है। किसने? कृष्ण देवराय ने। कृष्ण देवराय ने कौन सा ग्रंथ लिखा है? अमुक्त माल्यद। इसको एक उपाधि दी गई है यवन राज स्थापनाचार्य। यवन राज स्थापनाचार्य। बुक्का प्रथम को कौन सी मिली थी? वेद मार्ग प्रतिष्ठापक। वेद मार्ग यानी कि वेद के मार्ग की पुनः स्थापना करने वाला कौन? बुक्का प्रथम। यहाँ कौन है? यवन राज स्थापनाचार्य। यवन राज स्थापनाचार्य कृष्णदेव राय। इसके समय पुर्तगाली यात्री अल्बुकर्क का दूत फादर लुई विजयनगर में आया था। जब हम पुर्तगाली साम्राज्य पढ़ेंगे तो अल्बुकर्क को पढ़ते हैं। अल्बुकर्क पुर्तगाली बस्तियों का गवर्नर बन के आया था। उसका एक दूत था फादर लुई, इसको विजयनगर भेजा गया था कृष्णदेव राय के दरबार में। और क्यों भेजा गया था? एक कारखाना स्थापित करने की अनुमति लेने के लिए। वो कारखाना कहाँ स्थापित होना था? भटकल में। भटकल में एक कारखाने की स्थापना करने के लिए की अनुमति लेने के लिए इस फादर लुई को कृष्णदेव राय के दरबार में भेजा गया था। अल्बुकर्क और विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय के मध्य काफी अच्छे संबंध थे, और ये जो अच्छे संबंध थे मित्रतापूर्ण, इसका जो कारण था पुर्तगालियों की बीजापुर से शत्रुता, और बीजापुर से शत्रुता कृष्णदेव राय की भी थी और पुर्तगालियों की बीजापुर से शत्रुता थी। तो शत्रु का शत्रु अपना मित्र, मंडल सिद्धांत पढ़ा था हमने चाणक्य का, है ना। तो पुर्तगालियों की मित्रता कृष्णदेव राय से होती है। इसका एक कारण बीजापुर से इसकी शत्रुता थी, और दूसरा कारण था ये घोड़ों की आपूर्ति सिर्फ विजयनगर को करते थे। कौन? पुर्तगाली। पुर्तगाली अपने घोड़ों की आपूर्ति सिर्फ विजयनगर को करते थे और किसी राज्य को नहीं करते थे। कृष्णदेव राय ने एक नगर भी बसाया, नागलपुर। कौन सा नगर बसाया? नागलपुर। इसके शासनकाल को तेलुगु साहित्य का क्लासिकल युग कहा जाता है। अब तेलुगु साहित्य का क्लासिकल युग कहा जाता है यानी कि इसके समय तेलुगु साहित्य की काफी उन्नति हुई। कैसे हुई? इसके दरबार में तेलुगु के 8 विद्वान कवि शरण पाए हुए थे, जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था, जिसमें से एक का नाम बहुत फेमस है, वो है
पेड्डाना, नाम याद रखना। पेड्डाना किसके दरबारी कवि थे? कृष्णदेवराय के। लक्कन्ना चामरस ये किसके दरबारी थे? देवराय द्वितीय के। अभी हमने पढ़े जो संगम वंश का महान शासक देवराय द्वितीय, उसके दरबारी कवि लक्कन्ना चामरस और श्रीनाथ, है ना। और पेड्डाना किसका दरबारी कवि? कृष्णदेवराय। कृष्णदेवराय के समय भी कुछ यात्री आए। कौन कौन आए देखिए। पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पायस, नाम बड़े अजीब अजीब लग रहा है ना, क्या करें, अब नाम अजीब हैं तो छोड़ तो देंगे नहीं, पढ़ने तो पढ़ेंगे। अब आप जैसे भी हो याद कर लीजिएगा। डोमिंगो पायस और डुआर्ट बारबोसा, ये दो पुर्तगाली यात्री विजयनगर आए कृष्णदेवराय के समय में। ये पूछे जाएंगे डोमिंगो पायस किसके समय विजयनगर आया? कृष्णदेवराय की। डुआर्ट बारबोसा किसके समय विजयनगर की यात्रा की? तो कृष्ण देवराय के समय। कृष्णदेवराय ने और क्या किया? हाजरा का मंदिर बनवाया, बहुत फेमस। हम्पी में यानी कर्नाटक में हम्पी में भगवान राम को समर्पित हाजरा का मंदिर है। इसका निर्माण कराया था कृष्णदेवराय ने। इसने विठोबा पूजा को संरक्षण दिया और इन्हीं के लिए विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण भी करवाया। कहाँ? हम्पी में। और हम्पी आज विश्व धरोहर, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। क्या? हम्पी। हम्पी क्या है? विजयनगर, जिसका वर्तमान नाम हम्पी, और ये कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में। यहीं पर बने हैं ये हजारा का मंदिर और विट्ठल स्वामी का मंदिर। हजारा मंदिर को कहीं कहीं हाइजरा मंदिर भी लिखा जाता है, तो दोनों चीजें याद रखना, हजारा या हाइजरा। जब ये कृष्णदेवराय इतना महान शासक था तो कहीं ना कहीं इसका वर्णन भी हुआ होगा। जी हाँ, हुआ है। बाबर, बाबर की आत्मकथा है बाबरनामा, या तो जो के बाबरी। इस बाबरनामा में बाबर ने लिखा है कि कृष्णदेवराय उस समय भारत का सबसे महान शासक था। ठीक है, और क्यों था अभी हम उसके बारे में पढ़ चुके हैं। क्योंकि जब ये शासक था कृष्णदेवराय, कब बना था? 1509 ईस्वी में। 1509 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत पे किसका शासन था? लोधी वंश का। और लोधी वंश में किसका था? तो सिकंदर लोधी था उस समय, और उसके बाद अब्राहम लोधी। तो इनकी जो सल्तनत थी उस समय उतनी शक्तिशाली नहीं थी जितना कि दक्षिण भारत में विजयनगर। और इब्राहिम लोधी को तो बाबर ने हराया भी था, तो उसके लिए तो फिर वो उतना शक्तिशाली नहीं होगा, लेकिन कृष्णदेवराय उसके लिए शक्तिशाली शासक था। तो ठीक है, समझ में आ गया। चलिए, अगला शासक कौन था? अच्युत राय। ये नाम मात्र का शासक था, यानी कि इस तुलु वंश का जो महान शासक था वो कृष्णदेवराय ही था, उसके अलावा कोई इतना दमदार शासक नहीं था। इसके समय जो वास्तविक शक्ति थी तो मंत्री राम राय के हाथों में आ गई थी। अच्युत राय नाम मात्र के शासक थे, वास्तविक शक्ति मंत्री राम राय के हाथों में थी। राम राय था कौन? कृष्णदेवराय का दामाद था। अच्युत राय के समय पुर्तगाली यात्री नूनिश आया था। अगला जो शासक बनता है वो सदाशिव राव। इसके समय भी जो वास्तविक शक्ति थी वो मंत्री राम राय के हाथों में ही थी, यानी कि ये भी नाम मात्र का शासक था। तो इस तरह अच्युत राय और सदाशिव राव ये नाम मात्र के ही शासक थे। दोनों के समय में शक्ति थी राम राय के हाथों में, और राम राय इतना शक्तिशाली हो गया था कि उसने आसपास के राज्यों की राजनीति में हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दिया। और देखो फिर उसके बाद क्या घटनाक्रम बना, जरा ध्यान दीजिएगा। राम राय ने क्या किया? एक संघ बनाया। किस किस का? विजयनगर के साथ में मिला लिया गोलकुंडा और अहमदनगर को। किसके खिलाफ? बीजापुर के खिलाफ। और गोलकुंडा और अहमदनगर को साथ में लेकर बीजापुर पर आक्रमण किया और बीजापुर को काफी नुकसान पहुंचाया। लेकिन कुछ समय बाद फिर क्या किया?
फिर इसने सोचा कि चलो बीजापुर तो आक्रमण एक बार हो चुका है, अब अहमदनगर पर करते हैं। अब इसने क्या किया, अब बीजापुर और गोलकुंडा को अपने साथ मिलाया और आक्रमण कर दिया अहमदनगर पर। दिख रहे हो, ये राजनीति मतलब आपस में एक दूसरे से लड़कर और मिलकर आस पड़ोस के राज्यों को शक्तिहीन करना। लेकिन इसका परिणाम क्या हुआ, जब इन राज्यों पर इसने इस तरह आक्रमण किए तो इन राज्यों में हो गई एकता, यानी कि बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर और बीदर, इन्होंने आपस में एक संघ का निर्माण कर लिया और इनकी संयुक्त सेनाओं ने विजयनगर पर आक्रमण कर दिया। और ये आक्रमण कब हुआ, ये होता है 23 जनवरी 1565 ईस्वी। ये सन याद रखना है आपको, बिल्कुल रट लेना है। कौन सी? 23 जनवरी 1565। क्यों रखना है? क्योंकि इस दिन हुआ था महत्वपूर्ण तालीकोटा का युद्ध। इस तालीकोटा के युद्ध को और क्या क्या कहा जाता है वो नाम भी याद रखना। तालीकोटा का युद्ध, बन्नी हट्टी का युद्ध, राक्षसी तगड़ी का युद्ध, और इसकी डेट भी याद रखना 23 जनवरी 1565। किन किन के बीच हुआ ये भी याद रखना, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बहुत पूछा जाता है, इसलिए इसकी सारी चीज याद रखना। एक तरफ थे बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर और बीदर, और दूसरी तरफ था विजयनगर। और शामिल कौन नहीं हुआ था? बरार। बरार इस युद्ध में शामिल नहीं हुआ था, ये भी याद रखना कि कहीं बरार आ जाए ऑप्शन में, आप लगा मत देना। जैसे है कौन शामिल नहीं था तो बरार लगाना। ठीक है, सब तरह से चीजें याद रखना। जब दिमाग में सारी चीजें क्लियर होंगी तभी ऑप्शन के लिए लगते हैं, वरना वहां चला पता चला कंफ्यूज हो गए या दो चार क्वेश्चन ऐसे ही गलत हो गए, है ना, और सिलेक्शन से रह गए। ऐसा नहीं होना चाहिए। इस बन्नी हट्टी के युद्ध में हुआ क्या, 70 वर्षीय रामराय ने काफी वीरता का प्रदर्शन किया, लेकिन वो विजयनगर को बचा नहीं सका और अहमदनगर के सुल्तान ने उसको पकड़कर स्वयं उसका वध किया। और इस तरह विजयनगर का जो सुल्तान था वो तो नाम मात्र का था ही, बस रामराय का भी अंत होने के बाद विजयनगर साम्राज्य छिन्न भिन्न हो गया। और ये जो विजेता थे चार राज्य, इन्हें विजयनगर को खूब लूटा और उसको इतना पंगु बना दिया कि इसको ये फिर कभी उतना शक्तिशाली बन ही नहीं पाया। लेकिन हुआ क्या, जैसे तैसे उस जर्जर राज्य पर भी एक वंश और उग ही आया। वो वंश था अरविडु वंश, विजयनगर का अंतिम राजवंश। कौन? अरविडु वंश। ये 1570 से 1649 ईस्वी तक रहता है। जो सदाशिव राव था, जो अंतिम शासक था तुलु वंश का, इसको पदच्युत करके रामराज का भाई तिरुमल, ये तिरुमल नाम याद रखना क्योंकि इस वंश का जो, एक मिनट, इस वंश का पहला जो राजा था वो था तिरुमल। और तिरुमल कौन था? रामराय का भाई। रामराय की मृत्यु के बाद सदाशिव राय को इसने पद से हटा दिया और स्वयं सिंहासन पर बैठ गया और अरविदु वंश की स्थापना करता है। तो अरविदु वंश का जो पहला शासक था वो कौन था? तिरुमल। इसने विजयनगर के स्थान पर वेनुगोंडा को राजधानी बनाया। विजयनगर साम्राज्य की कितनी राजधानियां थी? 4। कौन कौन सी? अभी हमने पढ़ा था पहले, अनेगोंडा, अनेगोंडी, विजयनगर, वेनुगोंडा और चंद्रगिरी। तो इसने वेनुगोंडा को राजधानी बनाया। उसके बाद शासक बनता है रंगदूती, उसके बाद वेंकटदूती। वेंकटदूती ने चंद्रगिरी को राजधानी बनाया था। इसके समय एक और महत्वपूर्ण घटना क्या हुई? स्वतंत्र मैसूर राज्य की स्थापना होती है। और मैसूर राज्य में किस वंश का शासक हुआ? अड्यार वंश का। ये अड्यार वंश नाम याद रखना। अड्यार वंश ने मैसूर में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। और कब की? इस वेंकटदूती के समय। इस अड्यार वंश को हटाकर ही टीपू सुल्तान का वंश यानी हैदर अली ने मैसूर में सत्ता स्थापित की थी। और टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद वापस इसी अड्यार वंश के एक नाबालिग व्यक्ति को शासक बनाया गया था। ठीक है, तो ये अड्यार वंश भी ध्यान रखना। जब मैसूर राज्य पढ़ेंगे तो यहाँ से चीज आगे बढ़ेगी। इस अरविदु वंश का जो अंतिम शासक था वो रंग तृतीय था।
तो इस वंश ने खास कोई उपलब्धि हासिल नहीं की, लेकिन फिर भी ये अपना लगभग 80 वर्ष तक अरविंद पर शासन करता रहा और ये 650 ईस्वी तक ये चलता रहा। उसके बाद धीरे धीरे इसकी शाखाएं बढ़ गई और छोटे छोटे कई राज्यों का उदय हो जाता है। तो दोस्तों, इस तरह आज हमने विजयनगर साम्राज्य की जो राजनीतिक घटनाक्रम थे उस पर हमने प्रकाश डाला, उसको हमने पढ़ा। कौन कौन से वंश हुए, कौन कौन से उसके महत्वपूर्ण शासक हुए, किसके काल में क्या घटनाक्रम हुआ, किसको क्या उपाधियां दी, किसके काल में कौन विदेशी यात्री आया, क्या महत्वपूर्ण घटना है, ये सब चीजें याद रखना। इसका एक वीडियो और बनाएंगे जिसमें हम विजयनगर की शासन व्यवस्था को बहुत ढंग से पढ़ेंगे, क्योंकि प्रश्न वहां से भी पूछे जाते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को आपको एक से अधिक बार देखिए, क्योंकि ये सब्जेक्ट ऐसा है क्योंकि एक बार में चीजें इतनी क्लियर नहीं होती हैं, लोग इसको छोड़ देते हैं। इसको बार बार रिवाइज करना, ठीक है। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आपको ऐसे नोट्स उपलब्ध कराए जा रहे हैं जो शायद आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे, ये मेरा दावा है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम पढ़ेंगे विजयनगर का प्रशासन। ठीक है, तब तक के लिए खुश रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।